Good evening, everybody. Good evening, sir. Good evening. Good evening, sir. चलिए let's start today's session. आज का क्लास स्टार्ट करते हैं. आप लोगों को याद है लास्ट क्लास आप लोगों की दोनों की कंबाइन हुई थी एंड डू यू रिमेम्बर हमने लास्ट टाइम क्या टॉपिक करा था? The failure of Bohr's model. मुझे तो मालूम है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ आप लोगों को याद है ना मैंने क्या क्या करवाया था? मैं आपको रिवाइज करवाऊंगा एंड शायद आप में से कुछ लोग एब्सेंट भी थे. Yes, sir. उन्होंने वीडियो रिकॉर्डिंग अगर देख ली होगी तो उन्हें भी याद होगा हमने क्या करवाया था. मैं आपको एक बार याद दिला दूं कि हम लोग वेरियस एटॉमिक मॉडल्स पढ़ रहे हैं. कौन कौन से एटॉमिक मॉडल्स पास्ट में आए और वो एटॉमिक मॉडल्स क्यों फेल हो चुके. हमने ऑलरेडी थॉमसन्स मॉडल पढ़ लिया था, रदरफोर्ड मॉडल भी पढ़ लिया था एंड आफ्टर द फेलियर ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल द नेक्स्ट एटॉमिक मॉडल वाज द बोर्स मॉडल दैट व्हिच वाज बेस्ड अपॉन द बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट. तो अभी रिसेंटली मैंने एक दो क्लासेस पहले आपको बोर्स थ्योरी ऑफ सर्कुलर ऑर्बिट्स की के 5 पोस्टुलेट्स करवाए थे, जिसमें बोर ने हमें बताया कि द न्यूक्लियस remains at the center and the electrons revolves around the nucleus in fixed circular orbit. Electron fixed circular orbit में nucleus के around revolve करते हैं and only those circular orbits are possible around the nucleus in which the angular momentum of an electron is some whole number multiple of h upon 2 pi. बोर ने हमें ये भी बताया कि as long as an electron remain in its own orbit it never radiates energy. हाँ, लेकिन अगर आप बाहर से कोई एनर्जी देंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करके किसी हायर शेल पे जंप कर जाएगा. बट दैट एक्साइटेशन will be a temporary process. Within a fraction of second that excited electron will return back to its ground state and while returning back it will release the entire energy in the form of radiation. और लास्टली बोर ने ये भी बताया कि वो जो इलेक्ट्रॉन जब वापस आता है रिटर्न करता है तो वो जो रेडिएशन रिलीज करता है उस रेडिएशन की हम फ्रीक्वेंसी कैसे निकाल सकते हैं. ठीक है. सो 5 पोस्टुलेट्स बोर्स थ्योरी के थे. लास्ट क्लास में मैंने आपको सक्सेस ऑफ बोर्स थ्योरी करवाए थे. इफ यू रिमेंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट सक्सेसफुल अचीवमेंट्स थे बोर्स थ्योरी के. द फर्स्ट एंड द फोरमोस्ट सक्सेस ऑफ द बोर्स थ्योरी वाज दैट कि बोर वाज सक्सेसफुली एबल टू जस्टिफाई द स्टेबिलिटी ऑफ एटम. अनलाइक रदरफोर्ड, बोर ने हमें एटम की स्टेबिलिटी को जस्टिफाई कर दिया ये कह के कि इलेक्ट्रॉन एक फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है और जब तक वो अपनी ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा है वो एनर्जी रिलीज नहीं करेगा. और अगर इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज नहीं करेगा तो कभी भी वो स्पाइरल पाथ फॉलो करता है, वो न्यूक्लियस पे लैंड ही नहीं करेगा, तो एक कांस्टेंट ऑर्बिट में घूमता रहेगा. दैट्स व्हाई एटम कभी भी कोलैप्स नहीं होगा. दूसरा सक्सेस ये था बोर्स थ्योरी का कि ही प्रोवाइडेड अस अ फार्मूला टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट. आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इस एनर्जी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी करा था. और तीसरा फार्मूला था, तीसरा सक्सेस ये था कि ही आल्सो गिव अस अ फार्मूला टू कैलकुलेट द रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट. रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फार्मूला याद रखिएगा 0.0529 into n square upon z नैनोमीटर. तो ये 3 सक्सेस थे. बट मैं आपको लास्ट क्लास में ये बता रहा था कि इन स्पाइट ऑफ दीज वेरी इंपॉर्टेंट सक्सेसेस बिहाइंड द बोर्स थ्योरी, बोर्स का मॉडल भी अल्टीमेटली एक दिन फेल हो गया. इतने सारे सक्सेसफुल अचीवमेंट्स के बाद भी बोर्स का मॉडल फेल हो गया. तो बोर्स के मॉडल के फेलियर के पीछे क्या रीजन थे, बोर्स के मॉडल को किन साइंटिस्ट ने क्या कह के कॉन्ट्राडिक्ट करा, वो हम पढ़ रहे थे. सो डज एनीबॉडी रिमेंबर कि कितनी थ्योरीज थी, कौन कौन सी थ्योरीज थी जिन्होंने बोर्स को कॉन्ट्राडिक्ट करा था? मैंने उन थ्योरीज के नाम तो बताए थे आपको, याद है किसी को? सर हाइजेनबर्ग्स प्रिंसिपल. मैंने आपको बताया था कि the Bohr's theory was actually contradicted by Heisenberg's uncertainty principle as well as the de Broglie's dual nature of matter. मैंने दोनों नाम लिखवाए थे, जिसमें से हमने Heisenberg's uncertainty principle लास्ट क्लास में कंप्लीट कर लिया था. de Broglie's dual nature of matter में आज करूंगा. एक बार Heisenberg's uncertainty principle के बारे में फिर से सुनिए. According to this Heisenberg's principle, Heisenberg ने हमें बताया कि it is never possible, it is not possible to determine both position and velocity of a moving microscopic particle simultaneously and accurately. अगर कोई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल जो आपको नेकेड आई से नजर भी नहीं आता, माइक्रोस्कोप से ही नजर आता है, कोई बहुत ही माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर मोशन में है और आप उसकी पोजीशन और उसकी वेलोसिटी दोनों मेजर करना चाहते हैं तो आप दोनों चीजें एक साथ और बिल्कुल सही कभी भी मेजर नहीं कर सकते. अगर आपने बाई चांस पोजीशन बहुत ज्यादा एक्यूरेसी के साथ पता लगा ली तो वेलोसिटी उतनी इनएक्यूरेट हो जाएगी
और अगर बाई चांस वेलोसिटी एक्यूरेटली पता चल गई तो पोजीशन इनएक्यूरेट हो जाएगी। बट दोनों चीजें बिल्कुल सही और एक साथ नहीं पता लग सकती, और इसका रीजन भी बताया था वो हाइसेनबर्ग ने कहा कि इलेक्ट्रॉन जैसा माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल अगर आप उसे विजुअलाइज करना चाहते हो, आप उसकी पोजीशन पता लगाना चाहते हो, तो उसे देखने के लिए उसके ऊपर लाइट रेडिएट करनी पड़ेगी। एंड लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यू ऑल नो लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर हम इलेक्ट्रॉन को देखने के लिए उसके ऊपर लाइट डालते हैं, हम एक्सपेक्ट करते हैं कि लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों में आएगी वापस और हमें इलेक्ट्रॉन नजर आएगा। बट द प्रॉब्लम इज दैट कि इलेक्ट्रॉन इज सच अ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, सच अ टाइनी एंड लाइट वेट पार्टिकल, कि जब हम उसके ऊपर लाइट डालते हैं ना, तो लाइट से ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो अपनी प्रेजेंट पोजीशन से किसी न्यू पोजीशन पे शिफ्ट हो जाता है। लाइट में भी इतनी सफिशिएंट एनर्जी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन को अपनी जगह से डिस्प्लेस कर दे, यानी कि जब तक लाइट उससे टकरा के हमारे रेटिना पे वापस आएगी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रहेगा ही नहीं, वो हमें किसी और पोजीशन पे नजर आएगा। ठीक है, सो और एट द सेम टाइम उसकी वेलोसिटी में भी चेंजेस आ जाएंगे अगर अचानक से उसे एनर्जी मिल जाएगी तो। सो हाइसेनबर्ग का कॉन्सेप्ट यही था कि इलेक्ट्रॉन इतना हल्का पार्टिकल है कि उसे उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे देखा तक नहीं जा सकता। उसे देखने के लिए अगर आप उसके ऊपर लाइट डालेंगे तो वो लाइट से ही डिस्प्लेस हो जाएगा। तो अगर इलेक्ट्रॉन जैसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल को आप कभी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे देख भी नहीं सकते, तो हाउ कैन वी टॉक अबाउट द फिक्स सर्कुलर ऑर्बिट? बोर ने इतनी श्योरिटी के साथ हमें कैसे कह दिया कि सर्कुलर ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, और किन सर्कुलर ऑर्बिट में मिलेंगे, उन ऑर्बिट का रेडियस निकालने तक का फॉर्मूला दे दिया उसने। सो हाउ कैन बी सो श्योर कि इस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन मिलेगा, इस ऑर्बिट में नहीं मिलेगा? तो हाइसेनबर्ग का मेन कॉन्ट्रडिक्शन यही था कि हमें बोर की थ्योरी का जो सर्कुलर ऑर्बिट वाला कॉन्सेप्ट है वो हमें एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, दैट इज अ फॉल्स कॉन्सेप्ट। तो बताइए पहले हाइसेनबर्ग की थ्योरी क्या कहती थी और हाइसेनबर्ग की थ्योरी बोर को कैसे कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है? क्या आपको ये बात अच्छी तरह समझ में आई या किसी को कोई डाउट? इशिता, पार्थ, देवर्पन, आदित्य, पुलके, No, sir. रणवीर, No, sir. समझ में आ गया? मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला भी करवाया था लास्ट क्लास में, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है। हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। ये जो राइट साइड है आप देख सकते हैं, एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, ये एच लिखा है मैंने, दिस इज एच अपॉन 4 और पाई, ये तीनों चीजें कांस्टेंट है, एच भी कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है। हाँ जी, मेरे एंड पे आपका वीडियो क्लियर नहीं आ रहा, मुझे ब्लर दिख रहा है। किसी और को भी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो में? No, sir. No, sir. Clear आ रही है बिल्कुल। इशिता, आपके एंड पे कोई प्रॉब्लम होगी, थोड़ी देर में सही हो जाएगी, अगर नहीं सही होती है तो दोबारा से लॉग इन करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, मैं एक बार दोबारा लिख देता हूं अगर आपको क्लियरली नजर नहीं आ रहा है तो। देखिए, डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। इस फॉर्मूले में हाइसेनबर्ग ने हमें बताया कि डेल्टा एक्स इज द अनसर्टेन पोजीशन या अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। देखो, एग्जैक्ट पोजीशन तो आप कभी नहीं पता लगा सकते, लेकिन जो भी आपने अप्रोक्सीमेट पोजीशन पता लगाई है जिसमें एक डिग्री ऑफ एरर हो सकती है, वो ये है, वॉट एवर द अप्रोक्सीमेट पोजीशन हमने पता लगाई। एंड जो भी अनसर्टेन वेलोसिटी हमें पता लगी वो ये है, एंड एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल। ठीक है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट उसने कांस्टेंट के बराबर प्रूव करा। मैंने आपको लास्ट क्लास में एक्सप्लेन करा था कि अगर दो फैक्टर्स का प्रोडक्ट एक कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, तो ये क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि अगर एक वैल्यू बहुत ज्यादा एक्यूरेट हो गई तो दूसरी उतनी ही इनएक्यूरेट हो जाएगी। अगर एक वैल्यू इंक्रीज होगी तो दूसरी उतनी ही डिक्रीज होगी, तभी प्रोडक्ट कांस्टेंट रह सकता है। तो बेसिकली इस फॉर्मूले से हाइसेनबर्ग हमें यही बताना चाहता है कि अगर पोजीशन बहुत ज्यादा सर्टेन हो गई तो वेलोसिटी उतनी ही अनसर्टेन हो जाएगी, और अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा सर्टेन हो गई तो पोजीशन उतनी ही अनसर्टेन हो जाएगी। लेकिन दोनों चीजें एक साथ और बिल्कुल सही कभी नहीं पता लगा सकते। और इसी फॉर्मूले को आप कुछ बुक्स में ऐसे भी लिखा हुआ देखेंगे, देखिए, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। आपको पता है मास इंटू अनसर्टेन वेलोसिटी बिकम्स अनसर्टेन मोमेंटम, डेल्टा पी इज मोमेंटम। ठीक है, तो एग्जैक्ट पोजीशन एंड एग्जैक्ट मोमेंटम आप कभी नहीं पता लगा सकते। एक चीज अगर थोड़ी सही पता चलेगी तो दूसरी उतनी ही गलत हो जाएगी। तो ये हाइसेनबर्ग्स प्रिंसिपल था,
इसका मेन कॉन्ट्रडिक्शन यही था कि हमें एग्जैक्ट फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट्स की बात नहीं करनी चाहिए। एक बार फिर पूछिए, बता रही है, अगले टॉपिक पर बढ़ने से पहले इससे रिलेटेड कोई डाउट तो नहीं है? आपको क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। Yes, sir. देखिए अब आते हैं दूसरी थ्योरी पे। जो दूसरा साइंटिस्ट था, दूसरी थ्योरी जिसने बोर को कॉन्ट्राडिक्ट करा, दैट वाज de Broglie's dual nature of matter। एक हेडिंग डालिए, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, सिंपल सी थ्योरी है बट एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी थ्योरी है, बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट de Broglie ने हमें बताया। देखते हैं वो क्या था। लिखिए सब लोग इसकी डेफिनेशन लिखिए, de Broglie's dual nature of matter की हेडिंग डालिए आप लोगों ने। Yes, sir. लिखिए, according to de Broglie, whenever a microscopic object is in motion, whenever a microscopic object is in motion, whenever a microscopic object is in motion, it not only behaves like a particle, it not only behaves like a particle, but it also behaves like a wave. It not only behaves like a particle, but it also behaves like a wave. एक बार फिर से सुनिए, according to de Broglie, whenever a microscopic object is in motion, whenever a microscopic object is in motion, it not only behaves like a particle, but it also behaves like a wave. जब भी कोई माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, माइक्रोस्कोपिक मतलब इतना छोटा, इतना लाइट वेट पार्टिकल जो हमें नेकेड आई से शायद नजर भी ना आए, बहुत छोटा सा पार्टिकल, बहुत हल्का सा पार्टिकल, जब ऐसा पार्टिकल मोशन में होता है तो वो ना सिर्फ पार्टिकल की तरह बिहेव करता है बल्कि वो एक वेव की तरह भी बिहेव करता है। अब इस बात को मैं एक एग्जांपल देके भी बताऊंगा और फिर मैं आपको इसे जस्टिफाई भी करूंगा। de Broglie ने हमें इसका एक प्रूफ भी दिया, एक जस्टिफिकेशन भी दी। देखिए de Broglie ने अपनी इस बात को प्रूव कैसे करा वो मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिए, बोर्ड पे देखिए। आप सब लोग बताइए, आप लोगों ने आइंस्टाइन्स मास एनर्जी इक्वेशन पढ़ी है? यू ऑल नो आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन, E is equal to mc square। यस सर। सबने पढ़ी है ना? Yes, sir. यस ठीक है? सर। तो देखो de Broglie ने अपनी बात को प्रूव करने के लिए क्या बताया वो चीज ध्यान से सुनिए। de Broglie ने कहा कि अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, E is equal to mc स्क्वायर होता है। यू ऑल नो आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग E is equal to mc स्क्वायर होता है, where m is mass and c is velocity, E is energy. And according to Planck, आपको अगर याद हो प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी भी मैंने पढ़ाई थी। अकॉर्डिंग टू प्लैंक E is equal to h nu होता है, ये याद है? E is equal to h nu, where Sir. h is Planck's constant and nu is frequency। तो de Broglie ने क्या करा? de Broglie ने इन दोनों थ्योरीज को कंबाइन करके अपनी एक नई थ्योरी बना दी। de Broglie ने कहा कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग E is equal to mc स्क्वायर है और प्लैंक के अकॉर्डिंग E is equal to h nu है, तो हम इन दोनों फॉर्मूलेज की राइट साइड को इक्वेट कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या करा, de Broglie ने क्या करा, इट इंप्लाइज mc स्क्वायर इज इक्वल टू h nu। बताओ ये क्लियर है? mc स्क्वायर इज इक्वल टू h nu। अच्छा, न्यू क्या होता है? न्यू इज फ्रीक्वेंसी। वी ऑल नो कि फ्रीक्वेंसी इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, बट न्यू इज इक्वल टू c अपॉन लैम्डा।
फ्रीक्वेंसी जो होती है वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ होती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था। तो आप देखिए हम इस न्यू की जगह c बाय लैम्डा पुट कर देते हैं, तो ये हो जाता है mc स्क्वायर इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा। ठीक है, अब देखो एक c से एक c कैंसिल हो जाएगा, इस वाले c से ये वाला c कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब लैम्डा को इधर ले आते हैं और mc को नीचे ले जाते हैं, तो इट इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये फॉर्मूला देखिए, पहले तो बताओ ये फॉर्मूला समझ में आया यहां तक? आप ध्यान से सुना, अभी नोट मत करो, पहले देखो ध्यान से। बताइए लैम्डा क्या चीज होता है? मालूम है लैम्डा क्या चीज होता है? लैम्डा इज वेवलेंथ। वेवलेंथ का मतलब होता है क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए जब कोई चीज चलती है उसे वेवलेंथ बोलते हैं, अभी मैं इसे डिटेल में पढ़ाऊंगा। एंड m इंटू सी इज मोमेंटम। ठीक है, आप ये मानते हैं, आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं, इस फॉर्मूले में क्लियरली दिख रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली रिलेटेड है। वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली रिलेटेड है, यानी कि जब किसी पार्टिकल के पास मास बहुत कम होगा तो उसके पास वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, और जब किसी पार्टिकल के पास मास बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। समझ रहे हैं, मास और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मास बहुत कम हुआ तो वेवलेंथ ज्यादा हो जाएगी। देखो एक्चुअली हम कहना क्या चाहते हैं, आप ध्यान से सुनो। इमेजिन करो, सब लोग मेरी तरफ देखो, इमेजिन करो आप टेरेस पे जाओ, छत पे जाओ, और छत पे कोई बहुत हैवी सा स्टोन, बहुत भारी सा पत्थर आप छत पे से नीचे ड्रॉप कर दो। तो जब आप एक बहुत हैवी से स्टोन को ड्रॉप करोगे तो वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पाथ फॉलो करता हुआ नीचे गिरेगा, वो सीधा आएगा ना नीचे, लहराता हुआ तो नहीं आएगा, सीधा आएगा। लेकिन जस्ट इमेजिन कीजिए बहुत ही लाइट सा पार्टिकल, बहुत ही हल्का सा छोटा सा पार्टिकल आप ऊपर से नीचे गिराओ। जस्ट इमेजिन करिए एक पीस ऑफ पेपर, एक बिट ऑफ पेपर अगर आप ऊपर से गिराएं तो वो सीधा नीचे नहीं आएगा, वो लहराता हुआ आएगा, एक वेव लाइक मोशन फॉलो करता हुआ नीचे आएगा। तो बेसिकली डी ब्रॉगली यही कहना चाहता था कि जब माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाता है तो उसके पास एक वेव लाइक कैरेक्टर आ जाता है, और जब मास ज्यादा हो जाता है तो वेव लाइक कैरेक्टर खत्म हो जाता है। ठीक है, सो मास और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड होती है। जब मास बहुत ज्यादा होगा तो वेवलेंथ कम हो जाएगी, जब वेवलेंथ ज्यादा होगी तो मास कम हो जाएगी, लेकिन होते दोनों एसोसिएटेड हैं एक दूसरे के साथ। जहां पे भी मोमेंटम है वहां थोड़ी बहुत वेवलेंथ जरूर होगी, और जहां वेवलेंथ है वहां थोड़ा बहुत मोमेंटम जरूर होगा। मैं अभी आपको एक और एग्जांपल देके समझाऊंगा, पहले आप ये लोग नोट कर लो, सब लोग नोट करिए इसे। मैं 1 मिनट में आया। सर आपका माइक म्यूट हो रखा है। नोट करा आप लोगों ने? सर एक सेकंड कर लीजिए। सर इसमें सी वेलोसिटी को डिनोट करता है ना? हाँ, सी इज वेलोसिटी। जब मास और वेलोसिटी बहुत ज्यादा होंगे तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाएगी। स्पेशली मास पे ध्यान दीजिए, वेलोसिटी पे नहीं, मास पे ध्यान दीजिए। मास और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड है। मास देखो, मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना, बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट, बहुत हैवी ऑब्जेक्ट, उनके पास क्योंकि मास बहुत ज्यादा होता है तो वेवलेंथ बहुत कम हो जाती है, नेग्लिजिबल वेवलेंथ। ठीक है, जैसे एक पत्थर ऊपर से नीचे गिर रहा है तो वो बिल्कुल नेग्लिजिबल वेवलेंथ एग्जिबिट कर रहा होगा, वो तो सीधा आएगा नीचे। लेकिन एक बहुत लाइट सा पार्टिकल अगर ऊपर से नीचे गिरा दो जिसका मास बहुत कम है तो वो सीधा नहीं आएगा नीचे, वो लहराता हुआ आएगा, एक वेव लाइक कैरेक्टर फॉलो करता हुआ आएगा। ठीक है, लेकिन द थिंग इज दैट कि वेव लाइक कैरेक्टर और मोमेंटम दोनों एक दूसरे के साथ एसोसिएटेड रहते हैं, ऑल्दो दे आर इनवर्सली रिलेटेड। लेकिन हर पार्टिकल जो मोशन में होता है, एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल इन मोशन, उसके पास मास तो है ही, पार्टिकल तो वो है ही क्योंकि उसके पास मास है,
लेकिन वो एक वेव लाइक कैरेक्टर भी एग्जिबिट करता है, ठीक है। सो व्हेनेवर अ माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, it not only behaves like a particle but it will also exhibit a wave like character. बताइए पहले यहां तक समझ में आया? सब लोग बताओ, अगर कोई डाउट है, Yes, कुछ sir. माइंड में Yes, कोई sir. डाउट अराइज हो रहा है तो बताइए। मनन, पार्थ, Yes, sir. देवरपन, हनु, जय, सबको क्लियर है जो बात मैंने बताई? अब देखिए ध्यान से, सुनिए मेरी बात। सर हाँ जी, बोलो इशिता। एक और बार बता दो, मेरी क्लास हो गई थी, दोबारा बता दो। इशिता, आपने पहले वो फॉर्मूला नोट कर लिया या नहीं? पहले तो मुझे ये बताओ। सर कौन सा वाला? mc² वाला? जो मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ था अभी, आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन और प्लैंक्स वाली रिलेशनशिप। बोलो इशिता, जल्दी बोलो, नोट करा कि नहीं करा? आप सब लोगों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ. इशिता, क्या आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? चलिए हम आगे कंटिन्यू करते हैं, इशिता के शायद प्रॉब्लम है। चलिए एक बार फिर से सुनिए, आप सब लोगों से पूछ रहा हूं, अब आपकी बारी है। अगर आपको डी ब्रॉग्लीज डुअल नेचर समझ में आई थोड़ी बहुत भी, तो कैन एनीबॉडी टेल मी कि डी ब्रॉग्ली बोर की थ्योरी को कॉन्ट्राडिक्ट कैसे कर रहा है? क्या कोई मुझे बता सकता है डी ब्रॉग्ली ने ऐसा क्या कहा कि बोर्स की थ्योरी कॉन्ट्राडिक्ट हो गई? सोचो जरा। सर क्योंकि बोर ने कहा था कि एनर्जी इलेक्ट्रॉन इज इन एंगुलर मोमेंटम। तो और सर डी ब्रोगली कह रही थी। मैं बताता हूं, ध्यान से देखो बात। देखिए बोर ने कहा था कि द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट। एक कांस्टेंट रेडियस, मान लीजिए ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के अराउंड एक कांस्टेंट रेडियस की ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते रहते हैं। बोर ने तो ये कहा था। लेकिन डी ब्रॉग्ली क्या कह रहा है? डी ब्रॉग्ली का मानना है कि इलेक्ट्रॉन तो एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत कम मास होता होगा उसके पास, बहुत कम वेलोसिटी होती होगी, और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी। अगर इलेक्ट्रॉन के पास मास और वेलोसिटी बहुत कम होते होंगे तो क्या इलेक्ट्रॉन के पास लैम्डा बहुत ज्यादा होता होगा? बताइए सब लोग। Yes. Yes. तो डी ब्रॉग्ली का मानना यह था कि इलेक्ट्रॉन इतना छोटा पार्टिकल है कि उसका मोमेंटम बहुत कम होने की वजह से उसके पास एक हाई अमाउंट ऑफ वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, इसलिए इलेक्ट्रॉन कभी भी एक कांस्टेंट रेडियस की ऑर्बिट में नहीं घूमेगा, बल्कि वो वेव लाइक मोशन फॉलो करता हुआ ऐसे घूमेगा। देखिए बोर्ड पे, डी ब्रॉग्ली का यह मानना था कि ये इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमेगा। दिस वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ डी ब्रॉग्ली। डी ब्रॉग्ली का मानना यह था कि इलेक्ट्रॉन तो बहुत छोटा सा पार्टिकल है, और अगर बहुत छोटा पार्टिकल है तो उसके पास मास बहुत कम होगा, मास कम होगा तो वेवलेंथ बहुत ज्यादा होगी, वेवलेंथ ज्यादा होगी तो फिर इलेक्ट्रॉन लहराता हुआ घूमना चाहिए, कभी क्रेस्ट और कभी ट्रफ बनाता हुआ घूमना चाहिए, और अगर कभी क्रेस्ट और कभी ट्रफ बनाता हुआ घूम रहा है तो फिर फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट विद अ कांस्टेंट रेडियस की बात हम कैसे कर सकते हैं? हाउ कैन वी टॉक अबाउट द सर्कुलर ऑर्बिट? तो देखिए बोर भी सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर रहा है, और हाइसेनबर्ग भी सर्कुलर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड कर रहा था। हाइसेनबर्ग भी यही कह रहा था कि आप एग्जैक्ट रेडियस की बात कैसे कर सकते हो जब आप इलेक्ट्रॉन को उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पे देख ही नहीं सकते। तो दोनों ने मिलकर, हाइसेनबर्ग ने भी और डी ब्रॉग्ली ने भी, बोर के सर्कुलर ऑर्बिट वाले कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करा, उसको कॉन्ट्राडिक्ट करा। उसने कहा, इन दोनों ही साइंटिस्ट ने ये कहा कि हमें ऑर्बिट की नहीं ऑर्बिटल्स की बात करनी चाहिए। ध्यान से सुनिए। हाँ जी, एनीबडी? सोना? यस सर। सर वो आपकी वॉइस नहीं आ रही थी बहुत देर से, तो अभी आई है। सर दोबारा बता दो क्या बताया आपने। अच्छा, लेकिन आपने आखिरी बात क्या सुनी थी मेरे मुंह से, ये तो बताइए, आपने लास्ट क्या सुना था? मैं कहां से बताऊं? सर जब आपने वो दोनों लिखने को बोला था, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन और अकॉर्डिंग टू प्लैंक, उसके बाद से वॉइस नहीं आ रही थी। आपने वो फॉर्मूला पूरा लिख लिया था? नो सर, वो ब्लर हो रही थी वीडियो भी। फॉर्मूला भी नहीं लिखा? मैं दोबारा लिख दूं?
यस सर। देख लो, एक बार देख लो, कोई बात नहीं, एक बार सब लोग देख लीजिए, 2 मिनट लगेंगे हमें वहां तक पहुंचने में, और किसी का भी रह गया है तो एक बार देख लीजिए। देखिए, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन सोना E इज इक्वल टू mc स्क्वायर होता है। आइंस्टाइन मास एनर्जी इक्वेशन के अकॉर्डिंग वी ऑलरेडी नो कि एनर्जी इज मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर। एंड प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग E इज इक्वल टू h न्यू होता है। सोना पहले तो बताओ, ब्लड तो नहीं हो रही, नजर आ रहा है? यस सर, क्लियर है। तो देखो, ये भी E के बराबर है, ये भी E के बराबर है, तो हम दोनों की राइट साइड्स को इक्वेट कर देते हैं। वी कैन इक्वेट द राइट साइड्स, तो इट इंप्लाइज mc स्क्वायर इज इक्वल टू h न्यू। बट हमें मालूम है कि न्यू इज इक्वल टू c बाय लैम्डा होता है। न्यू इज वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, तो हम इस फॉर्मूले में mc स्क्वायर इज इक्वल टू h c बाय लैम्डा रख देते हैं। न्यू की जगह हमने c बाय लैम्डा रख दिया। अब आप देख सकते हो कि इसमें यहां वाले c से यहां का एक c कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? यहां पे बचेगा mc, इस लैम्डा को ले जाते हैं ऊपर और mc को ले जाते हैं नीचे, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन mc। ये तो डिब्रोगलीज डुअल नेचर का फॉर्मूला होगा। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ डिब्रोगली। पहले तो सुना, ये नोट कर लो, फिर मैं आगे की बात बताता हूं। इशिता, आपको आ रही है मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर? यस सर, आती है। आपने यहां तक फॉर्मूला नोट कर लिया इशिता? नहीं सर, कर रही हूँ। कर लो कर लो। करके मुझे बता दीजिए सोना या निशिता। डन सर। डन सर। चलिए, अब देखिए, इस फॉर्मूले से पहले तो पता क्या चल रहा है। मैं इस फॉर्मूले को थ्योरेटिकली लिख देता हूं। देखो, ये लैम्डा है वेवलेंथ, वेवलेंथ इज इनवर्सली रिलेटेड टू मोमेंटम। आप देख रहे हो, ये मास इनटू वेलोसिटी इज मोमेंट, ये मैंने मोमेंटम लिखा है, आपको नजर आ रहा है? मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूं। इस फॉर्मूले से पता चल रहा है कि वेवलेंथ और मोमेंटम इनवर्सली रिलेटेड है। देखो, मोमेंटम पार्टिकल के पास होता है, मोमेंटम उसके पास ही तो होगा जिसके पास मास होगा, और वेव नेचर वेव के पास होती है। आप इस फॉर्मूले से देख रहे हैं मोमेंटम और वेवलेंथ इनवर्सली रिलेटेड। तो बेसिकली डिब्रोली ये कहना चाहता है कि जो छोटे पार्टिकल होते हैं ना, जिनके पास मोमेंटम बहुत कम होता है, जिनके पास मास बहुत कम होता है, उनके पास वेवलेंथ फिर बहुत ज्यादा हो जाती है, वो वेव की तरह बिहेव करते हैं। अगर कोई बहुत छोटा सा पार्टिकल आप ऊपर से ड्रॉप करोगे ना, तो वो सीधा नहीं गिरेगा, वो लहराता हुआ गिरेगा। तो बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट डिब्रोली ने इलेक्ट्रॉन पे भी लगाया। इलेक्ट्रॉन भी एक बहुत छोटा सा पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन के पास मोमेंटम बहुत कम होता होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास भी कम होता है, वेलोसिटी भी कम होती है। तो अगर इलेक्ट्रॉन का मास और वेलोसिटी बहुत कम होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ तो बहुत ज्यादा होगी। तो डिब्रोगली का यह मानना था कि, देखो ध्यान से देखना, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट है, ये न्यूक्लियस है। बोर ने तो हमें यह बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहे हैं, और ड्यूरिंग दिस फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट रेडियस कांस्टेंट ही रहता है। लेकिन डिब्रोगली का यह मानना था कि इलेक्ट्रॉन क्योंकि एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उसका मोमेंटम बहुत कम है, तो उसके पास वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, और क्योंकि इलेक्ट्रॉन के पास वेवलेंथ एसोसिएटेड होगी, तो इलेक्ट्रॉन लहराता हुआ क्रेस्ट और ट्रफ बनाता हुआ घूमेगा। इलेक्ट्रॉन कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा, इस तरह से घूमना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से घूमना चाहिए, तो फिर हम फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट की बात तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी ऑर्बिट से अंदर भी आ रहा है, कभी ऑर्बिट से ऊपर भी जा रहा है। तो डिब्रोगली ने भी फिक्स्ड ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को अपोज करा, और हाइसेनबर्ग ने भी फिक्स्ड ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को अपोज करा। हाइसेनबर्ग ने तो यह कह के अपोज करा कि हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही नहीं पता लगा सकते। ठीक है, हो सकता है लाइट के टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर रहा हो, या लाइट के टकराने से पहले इलेक्ट्रॉन थोड़ा इधर रहा हो। तो हाइसेनबर्ग का भी ये मानना था कि हमें एग्जैक्ट रेडियस की बात नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें एक रीजन की बात करनी चाहिए। हम यहां से यहां तक का एक रीजन
एक वाइड रीजन में हम श्योरिटी के साथ कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन हो सकता है, लेकिन एग्जैक्टली इस पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन होगा ये हमें श्योरिटी के साथ नहीं कहना चाहिए। डी ब्रॉगली का भी यही मानना था कि इलेक्ट्रॉन एक वेव लाइक कैरेक्टर फॉलो करेगा, तो एक वाइड रीजन के अंदर अंदर तो इलेक्ट्रॉन के होने की श्योरिटी है, लेकिन एक ट्रैक पे एग्जैक्टली एक कांस्टेंट रेडियस पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ये तो हमें बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए। तो बोथ हाइसेनबर्ग as well as de Broglie they contradict the concept of fixed circular orbits with a constant radius। उन दोनों का मानना था कि हमें ऑर्बिट की बात नहीं करनी चाहिए, हमें ऑर्बिटल की बात करनी चाहिए। ऑर्बिटल, ऑर्बिट एक ट्रैक, एक पाथ होता है विद अ कांस्टेंट रेडियस, लेकिन ऑर्बिटल एक वाइड रीजन होता है। ऑर्बिटल यहां से यहां तक के इस टोटल रीजन को ऑर्बिटल बोल रहे हैं। इस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक फिक्स्ड रेडियस की बात हमें नहीं करनी चाहिए। सब लोग बताइए हाइसेनबर्ग और डी ब्रॉगली किस तरह से बोर को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं? क्या ये बात आप सब लोगों को समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. इशिता और सोना आपने पूरी बात सुनी? सर अगर जो de Broglie कह रहा था कि वेव नेचर है एटम का, एंड उससे पहले बोर कह रहा एटम का नहीं, इलेक्ट्रॉन का। सॉरी इलेक्ट्रॉन का, हाँ, तो हाँ। और बोर कह रहा था कि जो पार्टिकल है वो एनर्जी गेन करके काइनेटिक एनर्जी से आगे जंप कर जाते हैं, दूसरा ऑर्बिट में चला जाता है, ठीक है। और इसने कहा कि वेव में जाता है, तो हाउ बोर वाज सेइंग कि वो इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में है, और हाउ de Broglie प्रूव कि वो एक रीजन है, हाउ ही गॉट द डिफरेंस बिटवीन टू, लाइक उसने उसको अपोज कैसे कर दिया कि ऑर्बिट है ही नहीं। That's what I'm saying ना, डी ब्रॉगली यही तो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह बिहेव कर रहा है, और वेव तो आपको पता है ना, वेव तो क्रेस्ट और ट्रफ बनाते हुए मूव करती है ना, तो इलेक्ट्रॉन को कभी क्रेस्ट और कभी ट्रफ बनाते हुए मूव करना चाहिए। और अगर इलेक्ट्रॉन क्रेस्ट और ट्रफ की फॉर्म में मूव कर रहा है, इस तरह से लहराता हुआ मूव कर रहा है, तो एक कांस्टेंट रेडियस की ऑर्बिट में तो रह ही नहीं पा रहा ना वो। बताइए, यस क्या इलेक्ट्रॉन का रेडियस न्यूक्लियस के अराउंड कांस्टेंट रहेगा? नहीं, और नहीं रहेगा तो फिर हमें फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट की बात नहीं करनी चाहिए ना, ठीक है। तो एक तो वो फिक्स्ड ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है, और हाइसेनबर्ग भी यही कह रहा था। हाइसेनबर्ग भी ये कह रहा था कि हमें फिक्स्ड ऑर्बिट की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम श्योरिटी के साथ कह ही नहीं सकते कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पे था। लाइट के टकराने से पहले हो सकता है इलेक्ट्रॉन थोड़ा यहाँ रहा हो या यहाँ रहा हो, ठीक है। क्योंकि लाइट, देखो, जब तक इलेक्ट्रॉन हमें नजर आया होगा डेफिनेटली वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर नजर नहीं आया होगा, ठीक है। तो हम एक फिक्स्ड रेडियस की बात तो हमें कभी करनी ही नहीं चाहिए। तो दोनों ने मिलकर ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को डिस्कार्ड करा, एंड इनफैक्ट दे बोथ सपोर्टेड द कॉन्सेप्ट ऑफ अ रीजन। उन्होंने कहा एक ऑर्बिट की बात मत करिए, एक वाइड रीजन की बात करिए। आप ये तो कह सकते हैं कि इस रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, एक रेडियस से दूसरे रेडियस के बीच का जो पूरा रीजन है, उस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस तो हैं, लेकिन एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर रेडियस पे इलेक्ट्रॉन होगा ये श्योरिटी के साथ कहना इज अ रॉन्ग थिंग। So they both contradicted the concept of fixed radius orbits. In fact, they supported the concept of orbitals. Orbital और orbit में difference समझ रहे हैं सब लोग या नहीं? यस सर। ऑर्बिट एक कांस्टेंट रेडियस का एक ट्रैक होता है, ऑर्बिटल एक वाइड पाथ होता है, दो रेडियस के बीच का एक वाइड पाथ। उस पाथ में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी हो सकता है, लेकिन एक कांस्टेंट रेडियस पे श्योरिटी के साथ उसकी पोजीशन को असर्टेन करना दैट इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू हाइसेनबर्ग एज वेल एज de Broglie। बताइए समझ में आ रही है बात या नहीं? अगर नहीं आ रही है ना तो मना कर देना, मैं दोबारा से कोशिश करूंगा समझाने की, लेकिन अगर आप ऐसे ही हाँ बोल दोगे तो फिर आपको आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सब लोग बताइए, एक एक स्टूडेंट से पूछ रहा हूँ, अदिति, अभिराज, जय, मनन, पार्थ। हाइसेनबर्ग ने फिर फॉर्मूला कैसे दे दिया? कौन सा फॉर्मूला? डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा वी। हाइसेनबर्ग ने कोई श्योरिटी वाला फॉर्मूला तो दिया ही नहीं ना, उसने दैट्स व्हाट ही वाज सेइंग, उसने अनसर्टेन वाला फॉर्मूला दिया कि एक अनसर्टेन पोजीशन पता लग सकती है या एक अनसर्टेन वेलोसिटी पता लग सकती है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो उस रीजन की बात कर रहा था। हाँ, वो बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर रीजन में इलेक्ट्रॉन हो सकता है, क्योंकि देखो आप, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल है इशिता। अगर आप इलेक्ट्रॉन पे लाइट डालोगे और लाइट जब तक उससे टकरा के वापस आपके रेटिना पे आएगी, आपको इलेक्ट्रॉन नजर तो आएगा, लेकिन यू कांट बी श्योर कि इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे नजर आया है। हो सकता है वो लाइट के टकराते हिल गया और आपको अपनी डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे नजर आया हो,
ठीक है। तो हाइसेनबर्ग का कहना था कि इलेक्ट्रॉन पे लाइट डालने से अगर वो हिला भी होगा तो चांसेस है कि थोड़ा सा इधर गया होगा या थोड़ा सा इधर गया होगा, तो इस रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने की श्योरिटी तो है, लेकिन एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन यहीं पे चल रहा था ये आप श्योरिटी के साथ नहीं बता सकते। बताओ, ठीक है। तो both Heisenberg as well as de Broglie, they contradicted the concept of orbitals, rather they supported the concept of they contradicted the concept of orbits and rather they supported the concept of orbitals। ठीक है, तो मैं लिखवाता हूं इसके बारे में। आपने लास्ट लाइन क्या लिख रखी है? लास्ट लाइन क्या लिखी थी अभी? बस फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में लिखिए, अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली since electron is a microscopic particle, therefore it is expected to follow a wave-like motion around the nucleus, and hence the concept of orbit is not suitable, rather both Heisenberg and de Broglie supported the concept of orbitals instead of orbits। लिखा यहां तक? किसी का मिस तो नहीं हुआ? सर मेरा मिस हो गया एक पार्ट। बोलिए, कहां तक लिखा? सर वेव लाइक मोशन अराउंड न्यूक्लियस के आगे तक दो लाइन मिस हो गई सर, हाइसेनबर्ग तक। अभिराज, आप मुझे बताएंगे कि वेव लाइक मोशन कहां लिखवाया था मैंने, उसके आगे क्या लिखवाया है? Sir, according to de Broglie, second line में it is expected to follow a wave-like motion around the nucleus. उसके बाद से it is expected to follow a wave-like motion around the nucleus। लिखा यहां तक पार्ट, wave-like motion around the nucleus? यस सर। उसके आगे भी पढ़ दो अभिराज, आप पढ़ो। सर लास्ट लाइन मेरी भी छूट गई, तो उसके बाद लिखा है मैंने, and hence concept of orbit is not suitable, rather both Heisenberg and de Broglie supported the concept of। इसके बाद मेरा न्यूक्लियस के आगे से कौन रीड करेगा, किसका नहीं छूटा? Can I? हाँ नु बोलिए, धीरे धीरे बोलिएगा ताकि बाकी सब लिख ले। And hence the concept of orbit सब लोग लिखिए, and hence the concept of orbits, आगे बोलिए, is not suitable, rather both Heisenberg and hence the concept of, हाँ मैं आगे मेरे को याद आ गया, मैं बोल देता हूँ, and hence the concept of orbits is not suitable, rather
rather both Heisenberg and de Broglie supported the concept of orbitals. Both Heisenberg and de Broglie supported the concept of orbitals instead of orbits. Supported the concept of orbitals instead of orbits. एक मिनट आया. हाँ जी बताइए. तो आगे कंटिन्यू करें, यहां तक समझ में आ गया या किसी को कोई डाउट? मना ना बताओ, आपको सब कुछ समझ में आ रहा है? यस सर. ठीक है. एनीबॉडी एल्स, किसी को कोई डाउट? अदिति? नो सर, नो डाउट. ओके. इशिता और सोना, आपको कोई डाउट? चलिए, तो आप लोगों को ये समझ में आ गया कि अब तक की जो दो थ्योरीज हम लोग पढ़ रहे हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड डी ब्रोगलीज ड्यूअल नेचर, ये दोनों ही बोर की थ्योरी में ऑर्बिट के कॉन्सेप्ट को अपोज कर रहे हैं. हाइजेनबर्ग ये कह रहा है कि हमें ऑर्बिट की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि हम एग्जैक्ट पोजीशन पता नहीं लगा सकते, और डी ब्रोगली ये कह रहा है कि हमें ऑर्बिट की बात इसलिए नहीं करनी चाहिए क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक कांस्टेंट रेडियस पे घूमता ही नहीं है. इलेक्ट्रॉन तो कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे आता है, वो क्रेस्ट और ट्रफ बनाता हुआ घूम रहा है. तो हमें एक वाइड रीजन की बात करनी चाहिए, एक यहां से यहां तक का रीजन हमें अलॉट करना चाहिए. इस वाइड रीजन में इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस हैं, बट वी कैन नॉट बी वेरी श्योर कि उस ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन है, वो कहना गलत है. तो दोनों ने ही ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करा. ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिख लीजिए, अगली हेडिंग डालिए ऑर्बिटल. ऑर्बिटल की डेफिनेशन लिखवाता हूं मैं आपको. An orbital is a wide region around the nucleus. An orbital is a wide region around the nucleus. Orbital is a wide region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Where the probability of finding an electron is maximum.
Orbital is a wide region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. Probability of finding an electron is maximum. लिखा और डेफिनेशन समझ में भी आ रही है, डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, समझ में आ रहा है इसका मतलब? बोलो, आ रहा है समझ में? अनन्या, समझ में आ रहा है डेफिनेशन का मतलब? Yes, sir. A wide region around the nucleus where the probability of finding an electron is maximum. चलिए, अब देखिए आगे जो हमें पढ़ना है ना वो बहुत सिंपल है, बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बहुत है। देखो अभी आपने देखा डी ब्रॉगली ने अपनी थ्योरी में पार्टिकल और वेव की बात करी। उसने कहा कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट ड्यूअल नेचर एग्जिबिट करता है, वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और वो वेव की तरह भी बिहेव करता है। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड एंड डिफरेंशिएट बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। एक बार डिटेल में अच्छी तरह समझते हैं कि पार्टिकल क्या चीज होती है और वेव क्या चीज होती है और इन दोनों में क्या क्या डिफरेंसेस होती है। ठीक है, सो डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव हमारा अगला टॉपिक। हेडिंग डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन पार्टिकल एंड वेव। सब लोग हेडिंग डालिए, डिफरेंसेस बिटवीन द पार्टिकल एंड द वेव। आप लोगों के माइंड में क्या इमेज है? आप जब पार्टिकल सुनते हो, आप जैसे ये नाम सुनते हो पार्टिकल, तो आपके माइंड में सबसे पहले क्या इमेज, क्या विजुअलाइजेशन आती है? बताओ। As soon you hear the term particle, तो क्या कुछ विजुअलाइजेशन आती है? सर रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता सर मतलब बेंड नहीं हो सकता पार्टिकल, बेंड नहीं। एक सेकेंड, पुलकित, यस आपने बोला था रिफ्लेक्ट नहीं हो सकता। ये मतलब सब बेंड नहीं हो सकता पार्टिकल। बेंड नहीं हो सकता। बेंड इन द सेंस, बेंड से क्या मतलब है? सर जैसे सपोज हमारे पास सर बहुत सारी वॉल्स हैं सर, उसके सामने हमने कैंडल रख दी सर, तो सर जो लास्ट वाली वॉल होगा उसके पार जो पार्टिकल मतलब जो लाइट होगी वो आएगी नहीं सर। लेकिन अगर साउंड है, अगर हम उस जगह से साउंड वेव नेचर शो करती है, तो अगर हम उस जगह से कुछ बोलेंगे तो वो वॉल्स को पार करके सर उस साइड हमें सुनाई दे जाएगा सर, क्योंकि वो वेव नेचर है। एक तो साउंड है और दूसरी चीज आपने क्या बोला? बॉल। सर लाइट है, कोई कैंडल सोर्स है सर, लाइक कोई भी सोर्स है। तो इन दोनों में से पार्टिकल कौन है? पार्टिकल कहाँ कंपेयर कर रहे हो? सर लाइट डुअल नेचर शो करता है, तो सर इसमें पार्टिकल नेचर के लिए मैं प्रेजेंस में ले रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, गलत गलत। लाइट की अभी पार्टिकल नेचर मत कंसिडर करो, ठीक है? लाइट को अभी हम पार्टिकल नेचर वो हम एस्टैब्लिश करेंगे, बात की बात है। लाइट को एक एज अ पार्टिकल ट्रीट मत करिए अभी तो मुझे और कोई, मैं तो आपसे सिंपली ये पूछ रहा था कि जब आप पार्टिकल नाम सुनते हो तो आपके माइंड में क्या इमेज आती है, या आप मुझे ये बताइए कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव। हैंड रेज करो, कोई भी, किसी के माइंड में भी कोई एक भी डिफरेंस आ रहा है तो। अ डिफरेंस बिटवीन अ पार्टिकल एंड अ वेव, कैन एनीबॉडी टेल मी एनी डिफरेंस? किसी के माइंड में भी कुछ आ रहा है तो हैंड रेज करिए। आप में से किसी के माइंड में कुछ नहीं आ रहा जब मैं पार्टिकल और वेव की बात करता हूं तो? पार्टिकल्स में मास, सर पार्टिकल एक सिंगुलर ऑब्जेक्ट होता है और वेव एक उन पार्टिकल्स की वो होती है ग्रुप। नहीं, आप शायद कंफ्यूज हो रहे हो अभिराज। वेव इज अ डिफरेंट थिंग एंड रेडिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। जो रेज होती है ना, जैसे कैथोड रेज हो गई, बीटा रेज हो गई, गामा रेज हो गई, वो अलग चीज है, वो पार्टिकल्स का एक ग्रुप होता है। बट वेव्स आर नेवर द ग्रुप ऑफ पार्टिकल्स। देखो मैं आपको 3 डिफरेंसेस बताता हूं पार्टिकल और वेव के बीच में, सुनिएगा ध्यान से। पहला डिफरेंस तो ये होता है कि पार्टिकल्स हैव मास, वेव्स हैव नो मास। पार्टिकल के पास हमेशा एक मास होता है, वेव्स के पास कोई मास नहीं होता। एंड जब मैं वेव्स की बात कर रहा हूं तो मैं
मैं वाटर वेव्स की बात नहीं कर रहा, मैं रेडिएशंस वाली वेव्स की बात कर रहा हूँ, लाइक एक्स रेज, कॉस्मिक रेज, माइक्रोवेव्स, इन चीजों की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो पार्टिकल्स के पास मास होता है, वेव्स के पास कोई मास नहीं होता। पहला आप देखो, कॉलम वाइज डिफरेंस नोट करिएगा। पहला कॉलम बनाइए पार्टिकल का और दूसरा कॉलम बनाइए वेव का। 3 डिफरेंसेस मैं आपको बता रहा हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। पहला डिफरेंस, पार्टिकल्स हैव मास, इसमें लिखिए वेव्स हैव नो मास। पार्टिकल्स के पास मास होता है, वेव्स के पास कोई मास नहीं होता। लिखा? लिखा आप लोगों ने? आप रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो पहला डिफरेंस है पार्टिकल्स हैव मास, वेव्स हैव नो मास। दूसरा डिफरेंस, ध्यान से सुनिएगा, सुनना पहले, अभी लिखना नहीं, और सुन के बताइएगा आपको ये समझ में आया या नहीं। पार्टिकल्स कैन बी लोकलाइज्ड बट वेव्स आर ऑलवेज डीलोकलाइज्ड। ये बात समझ में आई? पार्टिकल्स कैन बी लोकलाइज्ड। मैं लिखता हूं, पार्टिकल्स कैन बी लोकलाइज्ड waves are always delocalized। बताओ इसका मतलब समझ में आ रहा है या नहीं? रणवीर, समझ में आ रहा है कुछ इसका मतलब? सर नहीं सर, समझ में नहीं। नहीं आया। नो सर। किसको आ रहा है बताओ, कोई ट्राई करो एटलीस्ट। अदिति? सर मतलब कि पार्टिकल्स को हम एक सेंटर्ड पॉइंट के पास भेज सकते हैं, मगर वेव्स को हम लोग एक सेंटर पॉइंट के पास नहीं भेज सकते। देखते हैं अभी। अदिति आप बताओ। तो लोकलाइज का मतलब एक स्पेसिफिक प्लेस पे हम फाउंड कर सकते हैं, बट जो वेव होता है वो मोशन में होता है, तो उसको हम एक मतलब स्पेसिफाइड पोजीशन पे नहीं फाइंड कर सकते। देखो इसका बिल्कुल ठीक, आपने ये याद रखिएगा, लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रोक के रखना, एक जगह फिक्स्ड रखना। पार्टिकल मोशन में भी हो सकता है, पार्टिकल स्टेशनरी भी हो सकता है। पार्टिकल कैन बी लोकलाइज्ड मतलब एक जगह रोक के, स्पेसिफिकली एक जगह बाइंड करके रखा जा सकता है। बट वेव तो कभी रुकती थोड़ी ना है। वेव इज अ कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस इन स्पेस। वेव पार्टिकल की जगह, एक जगह पार्टिकल की तरह एक जगह लोकलाइज नहीं रह सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि वेव एक जगह आकर रुक गई, बस अब वो आगे नहीं जा रही। अगर वो रुक गई तो वो फिर वेव ही नहीं। वेव तो कॉन्टिन्यूअस ट्रेवल करती रहती है, इट इज कॉन्टिन्यूअस डिस्टर्बेंस इन स्पेस। तो वेव डीलोकलाइज्ड होती हैं, वो मोशन में होती हैं, वो चलती रहती है, ट्रेवल करती रहती हैं। लेकिन पार्टिकल मोशन में तो हो ही सकता है, लेकिन इट कैन इवन बी लोकलाइज्ड, उसे एक जगह रोक के भी रखा जा सकता है। अब बताइए, ये वाला पॉइंट समझ में आया? So can you please explain more? हनु एक बार दोबारा से देखो। पार्टिकल लोकलाइज्ड का मतलब है स्टेशनरी और डीलोकलाइज्ड का मतलब है इन मोशन। ठीक है, लोकलाइज मतलब एक जगह रुका हुआ और डीलोकलाइज मतलब चलता हुआ। तो हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल तो एक जगह रुक भी सकता है। पार्टिकल कैन बी लोकलाइज्ड इन स्पेस, एक जगह उसे रोक के रख सकते हैं। ठीक है, कुछ भी चीज है, मान लीजिए एक कार है, एक कार अगर चल रही है तो वो पार्टिकल इन मोशन है, लेकिन एक कार एक जगह रुक गई तो पार्टिकल लोकलाइज्ड हो गया, एक जगह रुक गया। ठीक है, लेकिन जो वेव होती है, वेव तो कभी रुकती नहीं है ना। ऐसा तो नहीं कह सकते वेव एक जगह आकर रुक गई, बस अब रुकी हुई है। वेव तो चलती रहती है, इट कीप्स ऑन फ्लोइंग इन स्पेस। सो वेव्स आर ऑलवेज डीलोकलाइज्ड बट पार्टिकल्स कैन इवन बी लोकलाइज्ड। बताइए अब समझ में आ रहा है हनु एंड एवरीबॉडी? Yes, sir. ठीक है, मनन, रणवीर आपको क्लियर हुआ? पार्थ आपको क्लियर हुआ? यस सर। जय, सर अब जय क्लियर है। रघुवंशी, जय आपको क्लियर है? ठीक है, तीसरा डिफरेंस ध्यान से सुनिए, तीसरा और लास्ट डिफरेंस, सुनना भी लिखना नहीं। क्या हम कह सकते हैं कि पार्टिकल्स कैन नॉट सुपर इम्पोज बट वेव्स कैन सुपर इम्पोज एंड कोएग्जिस्ट टुगेदर?
एक ही जगह पे बहुत सारी वेव्स एक साथ कोएग्जिस्ट कर सकती हैं, बिकॉज वेव्स एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज कर सकती हैं। मान लीजिए यहाँ पे एक वेव ट्रेवल कर रही है, यहाँ पे एक वेव ट्रेवल कर रही है, तो एग्जैक्टली इसी जगह पे एक दूसरी वेव भी ट्रेवल कर सकती है, इसी जगह पे एक तीसरी वेव भी ट्रेवल कर सकती है। बहुत सारी वेव्स, मल्टीपल वेव्स एक ही जगह पे कोएग्जिस्ट कर सकती हैं विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस। कोई स्पेस भी नहीं ऑक्यूपाई करेंगी, मल्टीपल वेव्स कोएग्जिस्ट करेंगी, एक दूसरे के साथ सुपर इंपोज कर सकती हैं। लेकिन अगर यहां पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, एक पार्टिकल रखा हुआ है, तो क्या एग्जैक्टली इसी जगह पे कोई दूसरा पार्टिकल रखा हो सकता है? बताओ। मैं समझ। मान लीजिए मेरे हाथ में ये पेपर वेट है, आपको ये नजर आ रहा है, मेरे हाथ में ये पेपर वेट रखा हुआ है। अब मैं दूसरा पेपर वेट इसके ऊपर रख सकता हूं, इसके आगे रख सकता हूं, इसके पीछे रख सकता हूं, लेकिन बिल्कुल इसी जगह पे दूसरा तो नहीं रख सकता ना, समझ रहे हैं? तो पार्टिकल्स सुपर इंपोज नहीं कर सकते। एक जगह अगर एक पार्टिकल रखा है तो उसी जगह पे दूसरा पार्टिकल नहीं आ सकता, उसके आसपास आ सकता है, वो दूसरा पार्टिकल अपने एक दूसरा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। लेकिन वेव तो एक ही जगह में बहुत सारी कोएग्जिस्ट कर सकती हैं विदाउट ऑक्यूपाइंग एनी स्पेस। तो बताइए ये तीसरा डिफरेंस समझ में आ रहा है? सर लेकिन ये जो डिफरेंस है सर, ये पहले वाले पॉइंट से सेम नहीं हो गया इस वाले से? सर? नहीं कि सर जो पार्टिकल होते हैं वो मास ऑक्यूपाई करते हैं, वेव मास ऑक्यूपाई नहीं करती हैं। नहीं, सेम कैसे हो गया? हम सर, एक अगर- पॉइंट में तो बोल रहे हैं, सुनो पहले मेरी बात, हम एक पॉइंट में बोल रहे हैं पार्टिकल्स के पास मास होता है, वेव्स के पास कोई मास नहीं है। दूसरे पॉइंट में हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, सुपर इंपोज नहीं कर सकते, वेव्स सुपर इंपोज कर सकती हैं। हाउ कैन दे बी रिलेटेड? ये वो सर- बात अलग है। हाँ बोलो। सर अगर किसी ऑब्जेक्ट के पास मास है तो वो एट अ टाइम एक जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकते, लेकिन अगर किसी ऑब्जेक्ट पे मास नहीं है तो सर वो एट अ टाइम सब फिर तो वो हो ही सकते हैं सर। तो ये तो कोरिलेट हो गया ना सर वैसे। कोरिलेट तो होगा ही जब एक ही चीज की प्रॉपर्टी है तो, लेकिन है तो दो अलग अलग डिफरेंसेस। ऑब्वियसली दे वुड बी कोरिलेटेड बिकॉज दे आर द प्रॉपर्टी ऑफ द सेम थिंग, पार्टिकल की ही प्रॉपर्टी है ना, तो दोनों बातें पार्टिकल से कोरिलेट तो होंगी ना, लेकिन है तो दो अलग अलग डिफरेंस। पार्टिकल के पास मास है, पार्टिकल एक जगह रुक के रह सकता है, और पार्टिकल सुपर इंपोज भी नहीं करता। ऑब्वियसली ये तीनों पॉइंट्स कोरिलेट होंगे बिकॉज दे आर ऑल एसोसिएटेड विद द पार्टिकल। लेकिन कोरिलेट होने का मतलब ये तो नहीं कि ये तीनों एक ही बात बता रहे हैं तो तीन अलग अलग बातें ना। एक बार हम बोल रहे हैं पार्टिकल्स के पास मास होता है, ठीक है, और दूसरा हम बोल रहे हैं दो पार्टिकल एक दूसरे में सुपर इंपोज नहीं कर सकते, एक दूसरे में मिंगल नहीं हो सकते, एक जगह पे एक पार्टिकल रखा है तो दूसरा वहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर सकता। ये दो एंटायरली डिफरेंट बातें हैं। ऑब्वियसली दे आर कोरिलेटेड बिकॉज दे आर रिलेटेड टू सेम पार्टिकल, लेकिन है तो दो अलग अलग पॉइंट्स। पुलकित, सर आप वेव किस चीज को कह रहे हैं? मतलब वेव इज आल्सो मेड अप ऑफ सम काइंड ऑफ अ पार्टिकल, राइट? नहीं 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 नहीं, वेव्स आर नॉट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। देखो पहले मैं, आप सुनो मेरी बात, वेव भी ना दो टाइप की होती है, सुन लो पहले। वेव्स आर ऑफ टू टाइप्स, एक होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक होती है मैटर वेव्स। मैटर वेव्स नाम सुना है? पहले तो बताओ आप सब लोगों ने क्या आप में से किसी ने मैटर वेव्स सुना है? मैटर नहीं सुना तो सुन लो। मैटर वेव्स वो होती हैं जो मैटर से बनी होती है, जो पार्टिकल से बनी होती है। जैसे कैथोड रे, कैथोड रे छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन से बनी हुई है। अल्फा रेज हीलियम पार्टिकल से बनी हुई है, ठीक है, या एनोड रेज, एनोड रे कैटायन से बनी हुई है। हम उनकी बात नहीं कर रहे, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट द मैटर वेव्स। इशिता, हम बात कर रहे हैं स्पेशली द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। जैसे लाइट, लाइट किसी पार्टिकल से नहीं बनी, एक्स-रेज किसी पार्टिकल से नहीं बनी, अल्ट्रावायलेट रेज किसी पार्टिकल से नहीं बनी, इंफ्रारेड रेज किसी पार्टिकल से नहीं बनी, कॉस्मिक रेज, गामा रेज, ये सब किसी पार्टिकल से नहीं बनी हुई। ये बस एक एनर्जी का फ्लो है। अगर ये स्पेस में ट्रेवल कर रही है तो समझ लो एक एनर्जी ट्रेवल कर रही है, लेकिन उसके पास कोई मास नहीं है। आप समझ रहे हो मेरी बात या नहीं? इशिता, नहीं सर। बहुत छोटा सा टॉपिक था, हमें बहुत ज्यादा आगे निकल जाना चाहिए था आज, लेकिन हम एक ही टॉपिक पे बहुत देर से अटके हुए हैं। बट कोई प्रॉब्लम नहीं। आपको जब, मैं तो खुद कहता हूं, आपको जब तक चीजें समझ में ना आए ना, आप पूछते रहो, क्योंकि अगर अभी आपने लूजली समझा है किसी टॉपिक को तो आगे आने वाले टॉपिक में प्रॉब्लम हो जाए। तो टेल मी वेरी फ्रैंकली एवरीबॉडी, क्या ये तीनों डिफरेंस अच्छी तरह क्लियर है?
या इसमें से कोई भी डिफरेंस ऐसा है जो जिससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो पा रहे? थर्ड डिफरेंस एक बार रिपीट। थर्ड डिफरेंस, तीसरा डिफरेंस मैं एक बार रिपीट कर देता हूं, लिख लीजिए सब लोग। मैंने शायद अभी बोला भी नहीं है, अभी तो मैंने समझाया ही था। थर्ड डिफरेंस लिख लीजिए। पार्टिकल्स cannot superimpose particles cannot superimpose, and each particle occupies its separate space, each particle occupies its separate space. वेव्स में लिखिए, waves can superimpose and coexist together. Waves can superimpose and coexist together without occupying any space. Waves can superimpose and coexist together without occupying any space. बताइए, क्या आपको ये तीनों डिफरेंसेस पार्टिकल और वेव में क्लियर हैं? Yes. Yes sir, clear है. यस सर। देखिए, आज हमारा पार्टिकल और वेव के डिस्कशन में सारा टाइम निकल गया, बट नेक्स्ट क्लास में हम इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। आज आप लोग इतना ही कर लीजिए, ठीक है? Okay, sir. गुड इवनिंग एवरीबॉडी। Good evening, sir. Good evening sir.